सकते, सहयोग कर सकते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान, ताकि हमारे शिक्षक साथी अपने को अकेला ना पाए, या उनको कई बार कंफ्यूजन होता है हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें एक एहसास बन सके कि हाँ ट्रैक ठीक है और इस ट्रैक को बरकरार रखना है, और इसमें इन चीजों को और जोड़ते हुए और ज्यादा पुख्ता वजन देते हुए आगे बढ़ना है। ये एहसास जितना हम अपने शिक्षक साथियों को देंगे उतनी ही हमारी सफलता होगी। मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि ये क्या हो गया, आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है। स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन कोई करने लगा था, तो अच्छा। हमारे टेक्निकल सहयोगी इसे देख लेंगे। सर आप कंटिन्यू रखिए, आपकी आवाज आ रही है। ठीक ओके। तो मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि भाषा शिक्षण कोई ऐसी नई चीज नहीं है और नई बात नहीं है जिसको लेकर कि हम पहली बार बातचीत कर रहे हैं। आप लगातार करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं अलग अलग मंचों पर और बच्चों के संदर्भ में। पिछले दिनों आपके कई प्रशिक्षण भी हुए हैं, और अभी क्या होगा जो इसमें आपका शिक्षक संग्रह, आधारशिला और ध्यानाकर्षण तीनों मॉड्यूल को लेकर प्रशिक्षण लिया होगा, उसमें इन सब चीजों की बातचीत हुई होगी, जाहिर सी बात है। और उन्हीं सब चीजों को तो मैं यहाँ थोड़ी फोकस चीजों को लेकर बातचीत करना चाहता हूँ, ताकि भाषा के सैद्धांतिक रूप को लेकर मैं, या भाषा के महत्व को लेकर, या भाषा की जरूरत को लेकर, इन सब चीजों को मैं यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि आप लोग इन सब चीजों को में एक्सपर्ट हैं और जानते समझते हैं, और नहीं तो आगे जानेंगे समझेंगे। और तो यहाँ हम केवल शिक्षण कैसे प्रभावी बनाना है, बना सकते हैं, उसकी गुंजाइश देखने की कोशिश कर रहे हैं, और उन चीजों को लेकर आगे बढ़ना हमें आसान रहे। तो मैं कुछ चीजों को जो आपके फाउंडेशनल लर्निंग में भी और प्राथमिक शिक्षा में, और बल्कि जूनियर तक कहूं कि भाषा शिक्षण में एक महत्वपूर्ण चीज है, पर उसके कुछ खास बिंदु हैं जिनको मुझे लगता है कि हमें पहले ध्यान में रखना चाहिए, उनको थोड़ा ज्यादा स्पष्ट रखना चाहिए कि भाषा केवल भाषा में नहीं है। मतलब अगर हम कलरव पढ़ाते हैं तो कलरव में ही नहीं है, उसके अलावा भाषा गणित विषय में भी है, गिनतारा के साथ भी है, परख के साथ भी है, दूसरे सब्जेक्ट में भी है। तो हमें दूसरी बात यह है कि भाषा प्रयोग के मौके केवल ऐसा नहीं है कि कक्षा के अंदर है, कक्षा के बाहर भी जब बच्चे रिसेस में होते हैं, छुट्टियों में होते हैं, अलग अलग टाइप पे होते हैं, तो उनके बीच भी है, उनके घर परिवार के अंदर भी भाषा प्रयोग के मौके हैं। ये बातें मैं इसलिए फोकस करके कह रहा हूं कि जितना हम इन पे स्पष्ट रहेंगे उतना हम इनका फायदा ले सकेंगे। हमारे पास एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास लाइब्रेरी है। आरटी में लाइब्रेरी की बात बहुत महत्व से कही गई। इसके अलावा लाइब्रेरी के महत्व से हम वाकिफ भी हैं कि पुस्तकालय के अंदर बहुत सी किताबें हैं, और ये सब किताबें बच्चों के बीच में जब आती हैं तो अपने आप बहुत सारा काम करती है, जिसमें हमें कुछ ज्यादा ऐसा काम नहीं करना पड़ता। केवल बच्चों को किताबों के बीच में और किताबों को बच्चे के बीच में डालना होता है, और फिर उसके बाद बहुत सारा काम अपने आप होने लगता है। थोड़ा बहुत हमें जरूर उसको सजेस्टेड ढंग से या थोड़ा सपोर्टेड ढंग से करना होता, प्लान ढंग से करना होता, बल्कि ऐसा कहें तो प्रभाव बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे पास लाइब्रेरी है। किताबों से पहले जो हमारे पास पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें अगर आप देखें तो किताबों के पहले कवर से लेके अंतिम कवर तक बहुत सी गुंजाइश हैं, एक्टिविटीज हैं। ऐसी कोई किताब नहीं है आज की तारीख में हमारे पास, हमारी पाठ्य पुस्तकों में, जिसके पहले कवर, मतलब मैं स्टार्टिंग से कहूं तो वहां भी चित्र हैं, और इतने चित्र हैं कि उनके आधार पर ढेर सारा काम, करीब एक हफ्ते का काम, 10 दिन का काम, जरूरत पड़ने पर 15 दिन का काम भी हम सुविधा से कर सकते हैं। लेकिन 2-3 दिन का काम तो बहुत कोई भी शिक्षक साथी आराम से कर सकते हैं, वो करने की जरूरत है। आखिरी पेज तक जहां पर हमारा राष्ट्रगीत दिया है वहां तक बहुत गुंजाइश है हमारे पास इसमें, और उसकी बात, इन सब चीजों की बात आगे करेंगे हम।
कि हमारा जो विद्यालय परिसर है, वो क्लासरूम है और उसकी दीवारें हैं, इन पर पहले भी कुछ चीजें थी, लेकिन अब पिछले पिछले 1-2 सालों में जब से हमने कायाकल्प के दौरान जो काम किया है, तो इस समय हमारे भरपूर भाषा से युक्त दीवारें हैं, परिसर है पूरी का पूरा। इसका हमको उपयोग करने की गुंजाइश है और करना चाहिए। ढेर सी कविताएं और कहानियां किताबों में हैं। अगर ऐसा कहें कि 1 से 5 तक की किताब है, इसमें अगर कहानियां देखना शुरू करें तो हमें 35, 38, 40, 32, 33 कहानियां मिल जाएंगी, ऐसी कविताएं मिल जाएंगी, बहुत से लेख मिल जाएंगे, आत्मकथा टाइप की या जीवनी टाइप की, लोक कथा टाइप की, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है। तो कविता है तो कविताओं के लिए आज की तारीख में पिछले जब कोरोना काल आया, जब कोरोना काल के दौरान से हमें एक फायदा इसका मिल रहा है कि हमारे शिक्षक साथियों ने बहुत सारा काम किया है। बहुत से ऑडियो क्लिप बनाए हैं, वीडियो क्लिप बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं और कविताओं के बनाए हैं। तो आप जहाँ देखो वहां से भी आप, अगर जरूरी नहीं है कि हम शिक्षक साथी के रूप में नई कविताओं को वीडियो बनाए फिर प्रयोग करें, बने बनाए हमारे पास बहुत सारे साथियों ने बनाए हैं और उनको हम उपयोग कर सकते हैं। तो आज की तारीख में हम इसमें कमजोर नहीं, हमारे पास काफी ऑडियो वीडियो मटेरियल भी है। बस थोड़ा चुनाव के रूप में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम चुने अपने बच्चों की जरूरत के मुताबिक। तो उसकी बात किताबों में सरल और रोचक गतिविधियां बहुत सी है। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूं कि किताबें इस समय गतिविधियों से भरपूर है, बल्कि मेरा तो मानना है कि शायद हमारे देश में जितने भी प्रदेश है, तो बल्कि एनसीईआरटी की किताबों तक से भी अगर तुलना करें हम, तो हमारी किताबों में एक्टिविटी ज्यादा है। बल्कि पिछले तुलना में थोड़ी घट गई हो, लेकिन ओवरऑल देखें तो एक्टिविटी बहुत है। बस हम उसका कैसे प्रयोग करते हैं इसकी बात है। तो अगर ये इन चीजों को अगर आपने सोचते हैं आप इन सब चीजों के बारे में, तो एक किस्म से हम ये सोच सकते हैं कि हम सोने के ढेर पे बैठे और फिर हम अपने को गरीब मानते कि हमारे बच्चे सीख नहीं पाते। इतनी गुंजाइश है, इतनी संभावना होने के बाद, और इसको और क्या कह सकते हैं। ये हमारे पास बड़ी भरपूर संभावना है। अब इस बेहतर है कि हम इनको उपयोग करें। उपयोग करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसको थोड़ा तय करना पड़ेगा। जैसे ही हम इनके उपयोग कर पाते हैं, हम अपनी कक्षा के भाषा शिक्षण को बड़ा प्रभावी बना पाने की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ चीजें हैं जिसको थोड़ा और आगे चल के हम बातचीत करते हैं। तो एक चीज मैं जो कहना चाहता हूँ, इसको आप गांठ बांध लें कि भाषा शिक्षण में या किसी भी शिक्षण में, लेकिन भाषा शिक्षण में ज्यादा जरूरी है गलतियों को तवज्जो ना। गलती जैसे ही हम गलती को, बच्चे की गलती की तरफ ध्यान हमारा जाता है, वैसे ही बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और ये बच्चे के साथ नहीं, किसी के साथ भी होता है जो साथी इंग्लिश नहीं जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं कि अगर वो थोड़ा बहुत भी बोलते हैं तो कोई बीच में उसको रोक दे, टोक दे या कह दे गलत है, तो कैसे वो हिम्मत टूट जाती है और आगे नहीं बोल पाते हैं। ये बच्चों के साथ भी होता है कि उनकी भाषा में। तो ये, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप शिक्षक के रूप में हम गलतियों पर ध्यान न दें। ध्यान दें, वोट करें और उसके बारे में सोचें कि कब और कैसे इस गलती की तरफ इशारा करना है, लेकिन तत्काल रिएक्शन गलती पर नहीं होना है। ये बात अगर गांठ बांध लेते हैं तो हमारे लिए बहुत काम की चीज होगी। अब कुछ और बातें बढ़ते हुए, भाषा हम जानते हैं कि इस स्किल वाला सब्जेक्ट है। जितना बोलेंगे, जितना लिखेंगे, जितना कहेंगे सुनेंगे, वो उतना भाषा बढ़ेगी। जितना चुप्पी रहेगी उतना भाषा का बोलना, भाषा की अभिव्यक्ति रुकेगी। जितना लेखन का काम कम रहेगा या नहीं रहेगा उतना मुश्किल होगा। तो स्किल वाली चीज है, तो स्किल के हिसाब से काम होना चाहिए। इसलिए हर दिन हमारी भाषा की कक्षा में बोलने, पढ़ने और लिखने का संतुलित रूप से उपयोग होना चाहिए। बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि बोलने का मौका भी पर्याप्त मिले, पढ़ने का मौका भी मिले
और लिखने का भी मिले। अब ये संतुलन के लिए देखना पड़ेगा हमको कि हम किस रेशियो में ये संतुलन बनाते हैं और किस कक्षा के बच्चों की कैसी जरूरत है। जैसे अगर आप शुरुआती कक्षा देखेंगे, 2 कक्षा 2 कक्षा 3, तो वहां हमें शायद मौखिक पर अधिक समय देना होगा, लिखित पर बहुत कम समय देना होगा, और पढ़ने पर समय थोड़ा तुलनात्मक रूप से लिखित से ज्यादा, लेकिन बोलने की तुलना में कम देना होगा। लेकिन आगे जब कक्षाएं चलेंगी हमारी, अगर 6, 7, 8 तक पहुंचते हैं या 5 कक्षा क्लास 5 तो पहुंचते हैं, तब शायद हम रेशियो हमारा बदलेगा। वो बदलना भी चाहिए। ये हमें अपनी कक्षा की जरूरत के हिसाब से सोचना चाहिए, हमारे बच्चों के स्तर के हिसाब से सोचना चाहिए और इसका एक संतुलन आपस में बनाना चाहिए। ये फायदेमंद होगा। शुरुआत में जितना बोलना पढ़ना है उतना बच्चों को कॉन्फिडेंस देगा। एक दूसरा, भाषा को अर्थवान बनाएगा। भाषा सार्थक होगी, भाषा का अर्थ समझ में आएगा कि क्या है, क्या चल रहा है, इसका मतलब क्या है। अगर इसलिए इस पर ज्यादा जोर देने की बात है। और ये जो शब्द सीखे जा रहे हैं, अक्षर सीखे जा रहे हैं या वाक्य सीखे जा रहे हैं, आकृतियां सीखी जा रही, इनका दिमाग में एक चित्र बनने में बच्चे की आसानी होगी। और जब ये बनता है तब आगे लिखने की तरफ हम बढ़ते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ही सार्थक है, उपयोगी है। अब मैं ऐसे ही कुछ आपके लिए 3 शब्द बोलता हूं, उनको थोड़ा गौर से सुनिएगा तो आपको थोड़ा बात और क्लियर होगी। मैं 3 शब्द बोलता हूं। हे राम, राम, हे राम, राम 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 राम। अब यहां पर जो मैंने कहा है इससे आप क्या समझते हैं? 3 बार बोला है मैंने, राम शब्द बोला है, लेकिन यहां पर अर्थ अलग अलग है। ये जो अर्थ अलग है यही भाषा का मूल है। क्योंकि आप जो वर्णमाला सिखा रहे हैं, जो मात्रा सिखा रहे हैं, जो मात्रिक सिखाते हैं, अमात्रिक सिखाते हैं, अनुच्छेद सिखाते हैं, सब चीजों में ओवरऑल भाषा का मूल यही है कि अर्थ समझ में आना चाहिए कि जिस शब्द को बोला जा रहा है, जिस वाक्य को बोला जा रहा है, उसका मतलब क्या है। तो यहाँ आप इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर ये बात क्लियर है तो बाकी की भाषा तकनीकी है, जोड़ घटा है, उसका कुछ शब्द इधर है, कुछ अक्षर इधर है, कुछ मात्रा इधर है, इससे ज्यादा नहीं है। इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि खासतौर से शुरुआती कक्षाओं में हम जो हमारा क्रम होता है कि पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर अमात्रिक शब्द, फिर मात्रिक शब्द है, वो टेक्निक सही है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखें कि आमतौर पर भाषा में कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति अधिक होती है, दोहराव अधिक होता है, कुछ अक्षरों की पुनरावृत्ति अधिक होती है, कुछ दोहराव अधिक होता है। तो शुरुआत में अगर हम ऐसे अक्षर, शब्द, मात्राएं, चीजों को पहले लेते हैं और उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो बाकी की चीजें अपने आप होती चलती है। इसके अनुभव बहुत है, कई लोगों ने लिखे हैं, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। और अगर आपने दिवा स्वप्न बिजू भाई की पढ़ी है तो उसमें आपने बहुत सारा इस चीज को ठीक ढंग से समझ पा रहे होंगे। जिन लोगों ने दिवा स्वप्न पढ़ा है बिजू भाई का, कि हमको हमारे लिए बच्चा शिक्षण का मुख्य, भाषा शिक्षण का नहीं है। भाषा का शिक्षण नहीं कर रहे हैं, बच्चों के लिए भाषा शिक्षण कर रहे हैं। तो बच्चों की जरूरत के मुताबिक भाषा का ढलना, हमारा ढलना महत्वपूर्ण है। भाषा के मुताबिक बच्चों को ढालना महत्वपूर्ण नहीं है। ये काम आगे की कक्षाओं में धीरे धीरे अपने स्वाभाविक रूप से होने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हर की भाषा से मानक भाषा, और ये पूरे वातावरण की बात होती है। तो कैसे करके हम बच्चों के अनुकूल अपने भाषा शिक्षण को बनाएं, ये अधिक महत्व का है। इस संदर्भ में
मैंने दो बातें आपसे कही कि मैं रिपीट करता हूँ। पहली बात, गलतियों को पर टोकना नहीं है, गलतियों को नोट कर लें, आगे कैसे उपयोग करना है, गलती पर कैसे ध्यान देना वो देखें। दूसरा, कुछ वर्ण मात्राएं ज्यादा रिपीट होते हैं, शब्द रिपीट होते हैं, तो फोकस वहां रहे ताकि आगे जब जब वाक्य बोला जाएगा, जब जब शब्द बोला जाएगा, जब जब अनुच्छेद आएगा, तब तब उन चीजों की पुनरावृत्ति अधिक होगी। बच्चे को एहसास होगा कि उसको ये चीज तो आती है, इसके अलावा ये चीज नहीं आती। जहाँ शिक्षक साथी सपोर्ट करते हैं तो बच्चे का एहसास सफलता का ज्यादा हाई होता है, और जितना हाई होता है उतना उसका सीखने की गति हाई होती, गति बढ़ती। ये मुख्य है। अब मैं थोड़ी बात चलता हूँ कि किस क्रम में चले हम। तो आप जानते हैं कि भाषा के क्रम में पढ़ना लिखना, वो सुगोपली वगैरह, ये सब बातों को मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता, पर उसी क्रम में कि सुनना बोलना वाला जो काम है, जितना ज्यादा शुरुआत में होता है, जितना ज्यादा मौखिक भाषा पर पकड़ होती किसी बच्चे की, उतना ही ज्यादा पठन का काम और उसके बाद लेखन का काम उतना ही आसान होता है। जहां जहां आप समझ लीजिए कि जहां जहां आपके बच्चों को भाषा में तकलीफ है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वहां भाषा में मौखिक भाषा का प्रयोग कम हो रहा है, या और अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करने की जरूरत है। अगर ये काम करते चलेंगे तो हमेशा हर बच्चे को आसानी होती चलेगी, क्योंकि आगे जब जिसको वो पढ़ना है, बच्चे को जो भी कुछ पढ़ना है, चाहे आप कोई टेक्स्ट बुक देते हैं, कलरों के जरिए करते हैं, या गणित के जरिए तारा के जो शब्द आते हैं, या परख में जो शब्द वाक्य आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, या लाइब्रेरी की किताबों में आते हैं, तो उसके दौरान वही शब्द हैं जो बच्चे ने मौखिक रूप से बोले हुए हैं, तो वहां आसान है उसके लिए पढ़ना। उसको फौरन याद आता है कि अच्छा ये तो मैं बोलता हूँ, अटकता नहीं है वो शब्द, और उसके फ्लो को, प्रभाव को बढ़ाता है, उसकी गति को बढ़ाता है। जब आप कहते हैं कि 30 शब्द प्रति मिनट पढ़ लें, 25 शब्द प्रति मिनट पढ़ लें, 75 शब्द प्रति अनुच्छेद पढ़ लें, वगैरह वगैरह जो आप करते हैं, तो वो आय होगा कैसे? केवल हम उस लक्ष्य में लिखने से या सूची में लिखने से तो नहीं ना होगा ना। उसको हमको वहां तक पहुंचने के लिए हमको जो तरीके हैं, उन तरीकों को करने की गुंजाइश बनानी पड़ेगी। तो इस संदर्भ में कि मौखिक भाषा में बच्चे बोले, अब कहने से तो कोई बच्चा नहीं बोलेगा। क्या मैंने कह दिया कि आप बोलिए तो आप बोलने लगेंगे, क्या बोलने लगेंगे? तो हमेशा बोलने के लिए कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, कोई विषय, कोई रुचिकर चीज ऐसी कि अगर खेल के बारे में बातचीत करते कि आज कौन से खेल खेले, अगर आज रास्ते में आपने क्या क्या देखा, जो आप जनरल करते हैं। लेकिन अब इससे आगे बढ़ने की बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ हम शिक्षक साथियों का रोल शुरू होता है। हम बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और हम हमेशा बीच में कहते हैं हाँ, अच्छा, सही है, बढ़िया, बहुत सुंदर। तो जब ये कहते हैं तो बच्चों को एहसास होता है कि हमारी बात को सुना जा रहा है। जहां जहां बात का जब एहसास होगा बच्चों को या किसी को भी कि हमारी बात को सुना जा रहा है, वहां आगे बोलने की हिम्मत बढ़ती रहेगी, वहां ज्यादा बोलते रहा जाएगा। अदरवाइज बोलना रुक जाता है। फिर दूसरी चीज है, क्या हुआ? अच्छा, ये हुआ तो ठीक, बहुत बढ़िया, इसके आगे क्या हुआ था? फिर अगर वहां बिल्ली थी तो बिल्ली ने क्या कहा था? अच्छा, बिल्ली कुछ नहीं बोल रही थी, तो कौन बोल रहा था? तो जब ये बात करते हम तो बच्चे फ्लो में बोलने लगे, हम रुक, और उसके बाद मौका उन्हें फिर देते हैं, फिर सहयोग करते हैं, ताकि लगातार बच्चे अधिकतम बोल सकें। तो हमारा रोल बात बढ़ाने का है। जितना हम बात बढ़ाने में सहयोग करेंगे उतने बच्चे बोलेंगे। केवल बोलने से बोलेंगे ये होता नहीं है। तो हमारी कोशिश होना चाहिए अधिकतम बोले, और अधिकतम बोलने में हम अधिकतम ऐसा सहयोग करें जिससे बच्चे लगातार बोल सकें, इसकी गुंजाइश बनाना। अब बोलने के लिए कुछ चीजें होती है जो स्वाभाविक रूप से हम सब उपयोग करते हैं। चित्र है, चित्रों पर बोलना बहुत आसान होता है। हमारी किताबों में बहुत चित्र हैं। कवर पेज का स्टार्टिंग नहीं देखें तो आपको मिलेगा
शुरुआती पाठ देखेंगे तो कब चित्र मिलेंगे, हर पाठ के साथ चित्र मिलेंगे, व्यक्ति, वस्तु, ये सब चीजें हैं जिनमें बोलना आसान रहता है। और आज इन चीजों पर पहले भी अनेक प्रशिक्षणों में बातचीत हो चुकी है। तो ये विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जहां मौके बच्चों के लिए बोलने के बन सके। कविता कहानी सुनना और केवल सुनना नहीं, सुनने और उस पर चर्चा करना। कहानी सुनाई गई कहानी या सुनी गई कहानी का सार सुनना, सारांश सुनना बहुत अच्छा काम। छोटा बच्चे, शुरुआती बच्चे क्लास 1 के, क्लास 2 के, क्लास 3 के 2 लाइन 4 लाइन में कहानी का सार सुनाते हैं। लगभग वैसे ही राजा, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, लगभग वैसे। लेकिन इसमें उस सार को थोड़ा बढ़ने में हम सहयोग कर सकते हैं ताकि बच्चे उस कहानी के मूल अर्थ को पकड़ सकें। क्योंकि कहानी कुछ शब्दों का या कुछ बातों का जोड़ नहीं है, उसके अंदर पूरी एक कुछ घटनाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, समस्याओं का निदान है, कुछ चरित्र हैं, चरित्रों के आपस में तनाव है, उनके बीच में संवाद है, उनके जरिए एक बात है। तो इस बात को बच्चे पकड़ सकेंगे तभी कहानी के मूल में पहुंच सकेंगे और तभी वो पढ़ना सार्थक होगा। इसलिए कहानी को सुनना, कहानी पर चर्चा करना या कविता को सुनना, कविता पर चर्चा करना, उसकी बहुत सारी गतिविधियां आपको पता है और आपकी पाठ्य पुस्तकों में भी है और आपके प्रशिक्षण मॉड्यूल में भी है। आप उसको देखेंगे तो करेंगे। मैं यहाँ केवल आपको बोलने के चीजों पर फोकस कर रहा हूँ। कुछ कैरेक्टर पर भी बातचीत कर सकते हैं। संवाद बोलना एक बहुत बढ़िया काम है। कैरेक्टर के बीच में चरित्र जो है, कविता कहानी और निबंध दूसरी चीजें हैं, उसमें जो संवाद बोलने का काम है कि 2 लोग खड़े हो गए, 2 लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, एक टॉपिक दे दिया, उनके बीच में वो संवाद बोल रहे हैं। ये बहुत बढ़िया काम है क्योंकि इससे जो जब हम बाद में भाषा का जो काम करते हैं, खासतौर से क्लास 4 में, क्लास 5 में, जब हम कहते हैं कि विस्मयादि बोधक लगाओ, पूर्ण विराम लगाओ, अल्प विराम लगाओ, तब जब हम ग्रामेटिकल चीजों में जाते हैं तब भाषा के बोलने का जो अंदाज है वही संकेत सूचक होता है कि कहाँ क्या लगाना है। तो बोलने का अंदाज अगर फ्लैट रहेगा और फिर हम कहेंगे विस्मयादि बोधक यहाँ लगना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ लगना चाहिए, तो बात पल्ले पड़ती नहीं। तो उस अंदाज से बोलने में संवाद एक मदद कर सकता है। जी, बहुत ही अच्छा जानकारी आपके द्वारा प्रदान की जा रही है सर, मुकेश सर। बहुत हमारे सभी साथी बहुत मनोयोग से इसे सुन रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं। साथियों, आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र गुप्त जी, प्राचार्य निदेशक, उप शिक्षा निदेशक डाइट हरदोई से भी उपस्थित हो चुके हैं और मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सर से आग्रह करूंगा कि हम सभी साथियों को, शिक्षक साथियों को आप अपने प्रेरक शब्दों से अभिसिंचित करें। मेरा आग्रह है कि श्री देवेंद्र गुप्त जी हम सब अपना माइक ऑन करके हम सभी साथियों को अपने आशीर्वचनों से प्रेरित करें। धन्यवाद सर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेमिनार में। जैसा कि हमें बताया गया कि हिंदी भाषा का ज्ञान के संबंध में ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे जो शिक्षण कार्य में जो प्राथमिक स्तर में सबसे ज्यादा हमारी समस्या बच्चों के भाषा की होती है कि बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाए तो उसके लिए कोई भी विषय कठिन नहीं होगा। जैसा कि अभी मैं सुन भी रहा था कि किन किन माध्यमों से बच्चे को अच्छी तरीके से भाषा का ज्ञान दिलाया जा सकता है, बहुत अच्छा समझाया जा रहा था। और हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे राज्य स्तरीय संदर्भदाता हैं, ये इस वेबिनार 2 दिवसीय वेबिनार के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी बातें बताएंगे जिनके माध्यम से बच्चों को और अच्छी सरल तरीके से भाषा का ज्ञान दिलाया जा सकता है। जैसा कि कक्षा 1 में देखिए, बच्चों की पुस्तकें ही चित्रों के माध्यम से प्रारंभ होती है क्योंकि बच्चा जो देखता है से बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण करता है। और इन्हीं बातों पे भी चर्चा की जा रही थी। हमें विश्वास है
कि ये जो भी वेबिनार ये 2 दिवसीय है, इसमें हिंदी भाषा का ज्ञान बच्चों को और कैसे सरल तरीके से सिखाया जा सकता है, ये सेमिनार हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और हम इसके लिए वेबिनार के संयोजक हैं और जो राज्य स्तरीय हमारे संदर्भदाता हैं, इनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो इन्होंने हरदोई जनपद से प्रारंभ किया है और हरदोई के शिक्षकों को लाभान्वित कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हाँ, बहुत बहुत आभार सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हम सभी शिक्षक साथियों को दिया। आप इतना व्यस्त रहने करके हम सभी को हिंदी भाषा के संबंध में जो बारीकियों को समझने के लिए वेबिनार में आयोजन हो रहा है, उसमें आप उपस्थित हुए सर, आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में भी समय निकालकर हम लोगों के बीच ऐसे ही जुड़ते रहें, जिससे हम सभी प्रेरित होते रहें। बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल मैं समय समय पर जुड़ता रहूंगा और जो भी मार्गदर्शन, जो भी हम लाभान्वित कर सकते हैं, देता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी जी, सभी साथियों की तरफ से पुनः आपका आभार, धन्यवाद। जी, मैं अब मैं आग्रह करूंगा कि श्री मुकेश भार्गव जी, आप अपनी बात आगे कंटिन्यू करें। धन्यवाद देवेंद्र जी को कि वो आए इस और हमारे सभी साथियों को अपने आशीर्वचन और के द्वारा मार्गदर्शन दिया। और ये जरूरी भी है। देखिए, हमारे बीच में प्रेरणा इस समय लगातार 24 घंटे है। महानिदेशक महोदय से लेकर नीचे कक्षाओं तक हर जगह प्रेरणा ही प्रेरणा बैठी है और हर चीज में प्रेरणा है। मॉड्यूल प्रेरणा है, प्रेरणा लक्ष्य है, प्रेरणा दिशा है, प्रेरणा सब कुछ है। सो 2022 तक उम्मीद है कि ऐसे ही करेगा, लेकिन कुछ बारियों के साथ चलेंगे तो ऊपर चलने से कभी कभी लगता है कि बहुत कुछ हो गया, लेकिन जब उस जमीन से रुकते हैं तो फिर बाद में पता चलता है कि कुछ खास हो नहीं पाया। तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। मैं बात कर रहा था कि संवाद एक अच्छा माध्यम है जिसके जरिए मौखिक रूप से बोलना ज्यादा हो सकता है। इसमें कविताओं पे भी बहुत गुंजाइश है कि एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन कौन सी है, तीसरी लाइन कौन सी है, पांचवी लाइन कौन सी है, आठवीं लाइन कौन सी है, अगर उसका एक लाइन का तीसरा शब्द कौन सा है, चौथा शब्द कौन सा है, पांचवा शब्द कौन सा है, तो बड़ी की मात्रा वाले शब्द कौन से, छोटी की मात्रा वाले कौन से, तो कांत कौन से, जो आप करते भी हैं। मैं ये कोई ऐसी नई बात इसमें नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल आपको बार बार फोकस के लिए कह रहा हूँ कि कहाँ करने से ज्यादा असर पड़ता है। तो जितना ये करेंगे उतनी गुंजाइश बनेगी। तो ये हुआ हमारा मौखिक भाषा पर पकड़ बनाने के कुछ आइडिया, कुछ प्रयास, कुछ गतिविधियां जिनको आप अपने हिसाब से और समृद्ध कर सकते हैं। मैंने यहाँ संकेत के रूप में कुछ चीजों को आपके पास सामने रखा है। इसमें बहुत गुंजाइशें हैं जिनको आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, अपने साथियों की मदद से उसको और बढ़ा सकते हैं। लेकिन मौखिक भाषा पर प्रयोग होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये बात है। अब पढ़ने की बात है तो मौखिक भाषा के बाद पढ़ने पे हमको फोकस करना चाहिए। अभी लिखित की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि जब ये मौखिक के बाद पढ़ना हो जाता है तब लिखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वही बात है कि जिन चीजों को हमको लिखना है वो सब चीजें हमारी आंखों में आने लगती, बनने लगती, पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते। तो उसी थोड़ा पढ़ने की चीजों को मैं केंद्रित करके अब आगे बात रखता हूँ अपना। जो शब्द या वर्ण बोले गए उनको अब आप देखें कि जो अभी तक हुआ क्या था कि हमने मौखिक भाषा पर जो काम किया है तो उसमें बहुत सारे शब्द बोले गए, बहुत सारे वर्ण बोले गए। अब अगर हमने उस पर ध्यान रखा है या ध्यान नहीं रखा है तो रखना चाहिए, कहीं डायरी में नोट करना चाहिए कि हमारे बच्चे किन शब्दों को बोल रहे हैं, किन वर्णों को बोल रहे हैं, किन वाक्यों को बोल रहे हैं, उसमें कौन से शब्द वर्ण हैं, कौन सी मात्राएं हैं। उन चीजों को जितना हम पढ़ने में अब शामिल करें उतना बच्चों के लिए आसान है, क्योंकि एक बार वो बोल के उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो
इसमें वही चीज है कि अब हम हमारे पास जो लाइब्रेरी है वहां पे हम इस चीज का उपयोग कर सकते हैं, किताबें देख के कि अच्छा तुम अभी तक जो किन किन के नाम जानते हो उनके नाम इसमें खोजो। अच्छा कौन कौन के जानवरों को अभी तक तुमने देखा है, बोला है, तो उनको खोजो, कहाँ लिखा है वो। अच्छा मात्राएं खोजिए, तो कुछ गलत खोजेंगे कुछ सही खोजेंगे, यहाँ इसका मतलब नहीं। यहाँ मतलब ये है कि उनका उस तरफ रुझान आना, उनके दिमाग को उस मेमोरी की तरफ जाना कि जो चीज उन्होंने बोला है उसकी ध्वनि है, उसके स्वर है, उसका जोड़ तोड़ है, उसकी तरफ उनका ध्यान जाना। तो वो हमने कैसे बोला था या वो हमने कैसे बताया था, तो उसमें कौन सी चीज पे वजन है, किस चीज पे बल है, किस चीज पे बल नहीं है, कम बल है, और इन चीजों को लिखा हुआ है तो अंदाज लगाना, उसके अंदाज के आसपास पहुंचना। यहाँ सही गलत की बात उतनी नहीं है जितनी उस मेमोरी को पहुंच के उसके साथ लिखे हुए शब्द को या लिखे हुए वाक्य को या लिखे हुए पद को रिलेट करना, ये ज्यादा महत्व की चीज है। तो फिर इसकी गुंजाइश है हमारे पास दीवार में बहुत है, दीवार में बहुत कुछ लिखा है। जैसे दीवार में हमारे गांव का नाम लिखा है, गांव का नाम बोला था, गांव का नाम लिखा, प्राथमिक विद्यालय फलाना, या बहुत सारे मिड डे मील में बहुत सारी चीजें लिखी है। हमने बहुत सारी बातें उनकी की है कि आज खिचड़ी बनती है, ये बनती है, वो बनती है, और खिचड़ी लिखी है। तो वहां ढूंढना फूलना, उसके पास पहुंचना, ये बात जितना देखेंगे वो उतना उनके दिमाग में ज्यादा गहरा असर बनाएगा, ज्यादा चित्र अच्छा बनाएगा। कक्षा 1 में दादाजी जूही का जन्मदिन, कक्षा 2 में मेला, जगतपुर गांव के बच्चे, किसान की चतुराई, ये छोटे छोटे लिखे हुए पाठ हैं। इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो रिपीट है, वो वही शब्द हैं, वही बात हैं, वही पढ़ हैं जो ज्यादातर बोले जाते हैं या उनमें दोहराव है। पढ़ने में एक चीज और भी महत्व की है कि जो वर्ण या शब्द जो एक बार आ गए हैं उनको दोहराव के मौका कितना मिलता है, जितना आगे दोहराव का मौका मिलता है। जैसे अगर माना कि मैं कहता हूँ कि मामा, ये लिखा हुआ है, अब देखो आगे इस मामा को अच्छे से देख लो, ये मामा आगे आएगा 3-4 बार। तो तुम, और अगर मामा पे आके बच्चे अटकते और फिर हम कहते हैं कि अरे अभी तो देखा था तुमने, क्या देखा था, तो वो जो रिलेट होना है उसके बीच में, वो बच्चे के सीखने की बहुत मददगार है। तो ये गुंजाइश यहाँ पर है। फायदा क्या है इसमें कि इससे बच्चे अर्थ के नजदीक पहुंचते हैं, सार्थकता मिलती है, उनको अर्थ समझते हैं, उनकी आंखों में चित्र बनता है। और ऐसी चीजों को बार बार, चाहे लाइब्रेरी की किताब से, चाहे दीवारों पर, चाहे अपनी टेक्स्ट बुक पर बार बार खोजबीन करने से तो उनके लिए रुचिकर काम हो जाता है। दूसरा उस चीज को देखते हैं, दूसरा अकेले नहीं 2-3 बच्चे मिलकर देखते हैं, तो वो एक बच्चा अगर गलत दिख रहा होता है दूसरा कहता सही है, तो वो आपस में बातचीत करते हैं और उसके ज्यादा नजदीक पहुंचते हैं। और ये शुरुआती काम में धीरे धीरे आप देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ बच्चे बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे वर्णों को पकड़ने लगते हैं। और उनका बाद में हम ब्लैक बोर्ड के जरिए या आजकल तो हमारे पास मोबाइल या लैपटॉप की गुंजाइश भी है, या हमारी उनके जरिए भी हम उन चीजों को हम बोर्ड पर दिखा के एक बार रिवाइज कर सकते हैं, जरिए दिखा सकते हैं कि इन्हीं चीजों को देखना है। आप बोर्ड पर लिख देते, कह देते इन चीजों को देखिए, मात्राओं देखिए कितनी बार है, कहाँ कहाँ है, और बच्चे देखते हैं और उनको मजा लेते हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे आपका पढ़ना उनका बढ़ते चलता है। पहले हो सकता है आप पढ़ने को कहते हैं, क्लास 1-2 में होता तो पढ़ने की बात करते हैं, मात्रा की बात करते हैं, क्लास 3-4 में होता तो शब्दों की बात करते हैं, 4-5 में होता तो वाक्यों की बात करते हैं। आप छोटे बात, ऐसे बात के जहाँ पूर्ण विराम लगे हैं, ऐसे बात के जहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, आप बताते कि ऐसे दो बातों के बीच में ऐसा ऊपर का लगा होगा तो अच्छा सा आप संकेत देते हैं और बच्चे उसके बीच में पूछते, या और ऐसे बात के जहाँ और का प्रयोग हुआ है, ऐसे बात के जहाँ पे 2 बार 3 बार माँ आया है या का आया है। क्योंकि ऐसे कोई बच्चे नहीं होते हैं कि जो पूर्णतः 4 में आ गए तो पूर्णतः सीख गए हैं, या 5 में आ गए तो पूर्णतः सीख गए। उनकी कुछ चीजें यहाँ कमजोर रहती है, कुछ चीजें ज्यादा सही होती है, और ये अनुमान लगाते लगाते ही धीरे बढ़ रहे होते हैं। तो उन बच्चों के स्तर के अनुरूप हम इस तरीके से पढ़ने की चीजों को का जैसे ही उपयोग करते हैं,
दो चीजों का ध्यान देने की बात है कि दोहराव वाले शब्द, वर्ण, मात्रा, वाक्य को लेना है, लेने की कोशिश ज्यादा करनी है। और दूसरी चीज है कि ऐसे शब्द, वर्ण, मात्रा जिनसे कि कहीं ना कहीं लोग बोल चुके हैं या सुन चुके हैं, उनको पहले लेके आना है, क्योंकि इसी के साथ उनका उसके साथ आकृतियों के साथ संबंध जोड़ना, चित्र बनाना आसान होगा और तब लिखने की तरफ बढ़ना आसान होगा। अब मैं कुछ बातें थोड़ी लिखित अगर अब मैं इस पर थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कि पहले आप भाषाई भाषा बोल मौखिक भाषा पे ही काम कीजिए, फिर पठन पर काम कीजिए, ये ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि क्लास में आपका संतुलित बोलने पर, पढ़ने पर और लिखित पर काम होना चाहिए कक्षा के अंदर, और हर कक्षा में इस बच्चों की स्तर की जरूरत है। फिर से रिपीट करते हुए ये बात भी कह रहा हूँ कि भाषा के लिए बच्चे नहीं है, बच्चों के लिए भाषा है, तो बच्चों की जरूरत के मुताबिक कैसे भाषा का जुड़ाव बनता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसी संतुलित रूप पर बढ़ने की बात है। अब लिखित एक ऐसा भाषा का लिखित अभिव्यक्ति का एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कमजोर पाया जाता है। सबसे ज्यादा कमजोर इस रूप में पाया जाता है कि सबसे ज्यादा आंखों के सामने किसी शिक्षक के या किसी सुपरवाइजर के या कोई भी बाहर से जो आता है उसको देखने के लिए बच्चे की काफी होती है, और उसमें पता चलता है कि सही सही लिखा है, गलत लिखा है, और उसको तो आता नहीं है और अभी तो टीचर से बनाते नहीं है। ये बड़ी किस्म की दिक्कत है। और प्रमाण के रूप में जाता है, तो प्रमाण के रूप में आने का मतलब है कि हमारे ऊपर एक उंगली उठ जानी है कि भाई अब शिक्षक क्या कर रहे हैं अगर ये सब ऐसा ही स्थिति है तो। लेकिन इससे बहुत डरने की बात नहीं है, ये सब चीजें चलती रहती है।